नमस्कार दोस्तों। मेड डिवाइस सर्कल की एजुकेशनल वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है और आईवीडी इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो कि कई सालों से आईवीडी इंडस्ट्री में है और अपने बेसिक्स को रिफ्रेश करना चाहते हैं। और ये हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स, हमारे भाई बहन जो कि लैब टेक्नीशियंस हैं, ये उनके लिए भी वीडियो लेक्चर सीरीज है। फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर सीरीज एनामॉल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है। तो आइए हम टाइम वेस्ट करे बगैर सीधे चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, आई होप आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज में हम क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट के फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहे हैं और फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज 4 अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। पहले मॉड्यूल में हमने ये सीखा था कि फोटोमेट्री क्या होती है, फोटोमेट्री के बेसिक्स क्या होते हैं, जिसमें हमने ये समझा कि वेवलेंथ क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है और उसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं। हमने ये भी सीखा कि कलरीमीटर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और कलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बीच में क्या अंतर होता है। सेकेंड मॉड्यूल में हमने ये सीखा कि एंजाइम्स का क्या यूज है डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर, जिसमें हमने ये जाना कि एंजाइम का क्या रोल है ह्यूमन बॉडी के अंदर, एंजाइम के काइनेटिक्स या एंजाइम एक्टिविटी किन किन चीजों के ऊपर निर्भर करती है, कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं पैथोलॉजी लैब में, जैसे कि एंड पॉइंट रिएक्शन क्या होता है, काइनेटिक रिएक्शन क्या होता है, वगैरह वगैरह। हमने ये भी सीखा कि अगर आपके पास में कोई भी कंपनी का पैक इंसर्ट है तो उस पैक इंसर्ट के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, कैसे पैक इंसर्ट को रीड करना है। और हमने ये भी सीखा कि कितने अलग अलग तरह की टर्मिनोलॉजीज का यूज होता है पैथोलॉजी लैब में या आईवीडी इंडस्ट्री के अंदर इन जनरल। इस वीडियो में हम तीसरे मॉड्यूल पे हैं, जहां पर हम सीखेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या होते हैं। यदि अगर आप हमारे पहले 2 मॉड्यूल के कोई भी टॉपिक को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पर हमने डिटेल में इन टॉपिक्स के ऊपर बात करी है। तो आइए दोस्तों, टाइम वेस्ट करे बगैर हम ये सीखते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल सीरा या क्यूसी सीरा क्या होता है और उससे हम अपने डायग्नोस्टिक लैब में कैसे यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी हम एक डायग्नोस्टिक लैब में या पैथोलॉजी लैब में होते हैं तो हमने कई बार इस टर्मिनोलॉजी को सुना है, क्यूसी या क्यूसी टेस्ट, क्यूसी सीरा, क्यूसी सीरम, क्वालिटी कंट्रोल सीरम, इस तरह के वर्ड्स को हम कई बार सुनते हैं। तो आज हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ये क्यूसी मतलब क्यूसी सीरा मतलब एग्जैक्टली होता क्या है और इसका हमें पैथोलॉजी लैब में क्या फायदा है यूज करने का। सो फ्रेंड्स, क्वालिटी कंट्रोल सीरम का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि यदि अगर मैं एक वेइंग बैलेंस का आविष्कार करता हूं और मैं खुद अपने वेइंग बैलेंस के ऊपर खड़ा हो जाता हूं, अगर वेइंग बैलेंस मुझे मेरा वेट 500 किलो बता रहा है तो मुझे पता है कि ये वेट गलत है, लेकिन मैं कैसे इसको ठीक करूं। इसको ठीक करने का एक तरीका है कि वेइंग बैलेंस को मैं पहले सिखाऊं कि 1 किलो कितना भारी होता है। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं 1 किलो का वेट लूंगा और उस वेट को मैं वेइंग बैलेंस के ऊपर रख दूंगा। वेइंग बैलेंस उसका भारीपन नापेगा और मैं मशीन को यह सिखाऊंगा कि इतने भारीपन को 1 किलो कहा जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कैलिब्रेट करना मशीन को। तो यहां पर मैंने मशीन को जानबूझकर आर्टिफिशियली सिखाया कि देखो इतना भारीपन मतलब 1 किलो है। अगर उसके बाद अगर मैं खुद मशीन पे खड़ा हो जाऊंगा तो मशीन क्या करेगी, मेरे भारीपन को उस 1 किलो के भारीपन के साथ कंपेयर करेगी और मशीन को लगेगा कि मेरा भारीपन उस 1 किलो के भारीपन से मान लीजिए 50 गुना ज्यादा है। तो इस तरीके से मशीन मेरे वेट को 50 केजीज बताएगी। सो
जब तक हमारे पास में एक पहले से ही नोन वैल्यू का वेट नहीं है, तब तक क्या हम अननोन वैल्यू का वेट पता लगा सकते हैं? आंसर इज नहीं। सिमिलरली, अगर हम लैब में ग्लूकोज का टेस्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो जब तक हमारे पास में एक नोन वैल्यू का ग्लूकोज नहीं है, जैसे कि स्टैंडर्ड या फिर कैलिब्रेटर, तब तक हम पेशेंट के अंदर सीरम में कितना ग्लूकोज है उसका पता नहीं लगा सकते। सो क्यूसी सीरा का मतलब यही होता है कि क्यूसी सीरा एक ऐसा सीरम सैंपल है जिसके अंदर पहले से ही हमें पता है कि ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी। इट इज अ नोन वैल्यू सैंपल। तो अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो हमें पहले से पता है कि उसके अंदर ग्लूकोज कितना है। अगर हम एसजीओटी की बात करें तो हमें पहले से पता होगा कि उसके अंदर एसजीओटी की वैल्यू कितनी है। सो जब हमें एक नोन वैल्यू का सैंपल मिलेगा, उसके कंपैरिजन में ही हम पेशेंट का अननोन वैल्यू जो है उसमें हम ग्लूकोज या एसजीओटी का पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा पहला यूज है क्वालिटी कंट्रोल सीरा का। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल सीरा का और एक यूज है पैथोलॉजी लैब में। वो यूज है कि हम चेक करते हैं कई बार कि जो टेस्ट हमने किया है वो टेस्ट को परफॉर्म करने के टाइम पे हमने कोई गलती करी या नहीं करी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम साथ में पेशेंट सैंपल के साथ में एक क्यूसी सीरा भी टेस्ट करते हैं। तो हमें तो क्यूसी सीरा के अंदर पहले से ही उस एनालाइट का वैल्यू पता है। अगर वैल्यू जो उसमें प्रिंटेड है वही वैल्यू हमें भी प्राप्त होती है, इसका मतलब हमने टेस्ट परफॉर्म करने के दौरान कोई गलती नहीं करी। सो इस कारण की वजह से जो हमने पेशेंट सैंपल का वैल्यू रिपोर्ट किया है उस रिपोर्ट के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो ये दो मुख्य कारण होते हैं कि हम क्यूसी सीरा को क्यों यूज करते हैं पैथोलॉजी लैब के अंदर। कई बार हमने ये तीन अलग अलग टर्मिनोलॉजीज देखी है। एक टर्मिनोलॉजी है स्टैंडर्ड, दूसरी टर्मिनोलॉजी है कैलिब्रेटर, और तीसरी टर्मिनोलॉजी है कंट्रोल। हम इन टर्मिनोलॉजीज को एक दूसरे के साथ में कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ये तीनों का अलग अलग मतलब होता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों के बीच में क्या अंतर है। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर जो एनालाइट हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उस एनालाइट की मात्रा फिक्स्ड है। और ये एक सिंथेटिक मटेरियल है। सिंथेटिक मटेरियल मतलब मैंने इसको लैब के अंदर खुद अपने हाथों से बनाया है। जैसे कि अगर हम ग्लूकोज की किट खोलते हैं तो किट के अंदर रिएजेंट की एक बॉटल होती है और उसके साथ साथ में स्टैंडर्ड की एक बॉटल होती है। जब हम स्टैंडर्ड की बॉटल के ऊपर लेबल को स्टडी करते हैं तो उस पे अक्सर ये लिखा होता है कि वैल्यू उसकी या कॉन्सेंट्रेशन उसकी होती है 100 mg पर डेसीलीटर। तो 100 mg पर डेसीलीटर का मतलब ये होता है कि इस स्टैंडर्ड के अंदर ग्लूकोज का जो वैल्यू है, ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 100 mg पर डेसीलीटर। तो क्या ये वैल्यू फिक्स्ड है? यस, ये वैल्यू फिक्स्ड है। और ये जो स्टैंडर्ड है ये मैंने अपने लैब में खुद अपने हाथों से बनाया है, इसीलिए इसको कहते हैं सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड। इसके बिल्कुल सिमिलर मिलता जुलता एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं कैलिब्रेटर। कैलिब्रेटर और स्टैंडर्ड में क्या अंतर है? सबसे पहले तो सिमिलैरिटी यह है कि कैलिब्रेटर के भी अंदर जो वैल्यू दी गई है ग्लूकोज की वो बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यू होगी। मान लीजिए कैलिब्रेटर के अंदर ग्लूकोज की वैल्यू है 115 mg पर डेसीलीटर। तो ये 115 की वैल्यू जो है वो भी फिक्स्ड है। जैसे कि स्टैंडर्ड में फिक्स्ड वैल्यू थी वैसे यहाँ पे भी फिक्स्ड वैल्यू है। लेकिन कैलिब्रेटर को मैंने लैब में अपने हाथों से नहीं बनाया। कैलिब्रेटर को मैंने किस तरीके से बनाया कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 10 लोगों का सीरम लिया और ये 10 लोग जो थे ये हेल्दी इंडिविजुअल्स थे जिनको डायबिटीज नहीं थी। ऐसे 10 लोगों के सीरम को जब मैं लूंगा और मैं उसको मिक्स करूंगा और एकदम होमोजेनियसली उसको मिक्स करूंगा, तब जाकर के मैं उस पूल्ड सीरम को टेस्ट करूंगा और उसमें ग्लूकोज की मात्रा पता लगाऊंगा। तो मान लीजिए वो ग्लूकोज की मात्रा आई 115 mg पर डेसीलीटर। तो यहां पर इसको मैं कहूंगा कैलिब्रेटर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है
लेकिन ये बायोलॉजिकल मटेरियल है, ये ह्यूमन सीरम है। ये मैंने लैब में पानी के अंदर ग्लूकोज का पाउडर मिला के नहीं बनाया। इसीलिए कैलिब्रेटर और स्टैंडर्ड में कॉमन चीज ये है कि दोनों के ही अंदर एनालाइट की वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि स्टैंडर्ड को सिंथेटिकली बनाया जाता है, लेकिन कैलिब्रेटर एक बायोलॉजिकल मटेरियल है। ठीक उसी तरीके से एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल। कंट्रोल भी बिल्कुल कैलिब्रेटर की तरह एक बायोलॉजिकल मटेरियल ही है, लेकिन उसमें एक खास बात है। खास बात यह है कि कंट्रोल के अंदर ग्लूकोज की एग्जैक्ट फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, जो कि कैलिब्रेटर में होती है। कंट्रोल के अंदर ग्लूकोज का एक रेंज दिया होगा। मतलब कि अगर कैलिब्रेटर में ग्लूकोज की मात्रा फिक्स्ड है 115 mg पर डेसिलीटर, तो कंट्रोल के अंदर वो रेंज के फॉर्म में दिया गया होता है कि इसमें ग्लूकोज की वैल्यू 110 या 100 से 130 के बीच में हो सकती है। तो कैलिब्रेटर में ग्लूकोज की मात्रा फिक्स थी, कंट्रोल में ग्लूकोज की मात्रा फिक्स नहीं है। वहां पे एक रेंज दिया है कि 100 से 130 के बीच में है, लेकिन दोनों ही बायोलॉजिकल मटेरियल है। तो ये डिफरेंस होता है कैलिब्रेटर में और कंट्रोल में। तो जब भी हम इस टर्मिनोलॉजी को हमारे लैब में डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे, तो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर हम किट के अंदर दिए गए स्टैंडर्ड को यूज कर रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड वर्ड यूज करेंगे। अगर हमें कई बार किट के अंदर स्टैंडर्ड नहीं दिया गया होता है, किट के अंदर कैलिब्रेटर दिया गया होता है सॉरी, तो कैलिब्रेटर अगर किट के अंदर दिया है तो उसे हम कैलिब्रेटर कहेंगे, हम उसे स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे। अगर हमने बाजार से मार्केट से कंट्रोल्स खरीदे हैं और हम कंट्रोल यूज कर रहे हैं तो हम उसे कंट्रोल कहेंगे, हम उसे कैलिब्रेटर नहीं कहेंगे। बाजार से अगर हम कैलिब्रेटर खरीदेंगे तो उस वायल को हम कैलिब्रेटर ही कहेंगे। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड, कैलिब्रेटर और कंट्रोल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, कंट्रोल कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं? हमने देखा है कि कंट्रोल कई अलग अलग प्रकार के मिलते हैं मार्केट के अंदर। कभी कभी कंट्रोल के अंदर जो वायल होती है उसके अंदर का मटेरियल पाउडर फॉर्म में दिया गया होता है, इसे कहते हैं लायोफिलाइज्ड कंट्रोल। लेकिन कभी कभी कंट्रोल के वायल के अंदर जो मटेरियल होता है वो लिक्विड में होता है, जिसे हम सीधा सीधा यूज कर सकते हैं, रेडी टू यूज। तो ऐसे टाइप के कंट्रोल को हम कहते हैं लिक्विड स्टेबल कंट्रोल। कभी कभी कंट्रोल के अंदर जो भी मटेरियल दिया गया होता है उसके अंदर एनालाइट की वैल्यू पहले से प्रिंटेड फॉर्म में दी गई होती है, जिसे हम वैल्यू चार्ट भी कहते हैं। तो इस टाइप के कंट्रोल को हम एसिड कंट्रोल कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंट्रोल के अंदर जो भी एनालाइट है उसकी वैल्यू हमें पहले से बताई नहीं गई होती है, ये हमें पता लगानी होती है। तो इस टाइप के कंट्रोल को हम कहते हैं अनएसिड कंट्रोल। कभी कभी कंट्रोल के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के होते हैं। सॉरी, जैसे कि केवल क्लिनिकल केमिस्ट्री वाले सारे पैरामीटर ही उस कंट्रोल में वैल्यू चार्ट में दिए गए हैं। तो इस टाइप के कंट्रोल को हम कहते हैं क्लिनिकल केमिस्ट्री एसिड कंट्रोल। कभी कभी क्लिनिकल केमिस्ट्री वाले पैरामीटर्स उसमें नहीं होंगे, उसमें हो सकता है हार्मोनल पैरामीटर्स की वैल्यू दी गई होगी। तो इस टाइप के कंट्रोल को हम कहते हैं हार्मोनल एसिड कंट्रोल। तो इस तरीके से हम कंट्रोल के टाइप, या जैसे कि वो लायोफिलाइज्ड है या लिक्विड स्टेबल है, या तो वो एसिड है या अनएसिड है, या उसकी कैटेगरी के हिसाब से कंट्रोल को हम कैरेक्टराइज करते हैं, कंट्रोल के अलग अलग टाइप्स को हम कहलाते हैं। तो अगर हमें कंट्रोल को हमारे लैब में यूज करना है तो हमें यूज करने से पहले ये डिसाइड करना होता है कि हम किस टाइप के कंट्रोल को बाजार से खरीदेंगे। कंट्रोल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, कुछ गुण होते हैं कंट्रोल के। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल का ये होता है कि कंट्रोल के अंदर
जो लिक्विड है उसमें हम चाहे कोई भी पैरामीटर टेस्ट करेंगे, उस पैरामीटर की वैल्यू एक टारगेट के रूप में भी दी गई होती है और एक रेंज के रूप में भी दी गई होती है। सॉरी। टारगेट का मतलब है कि मान लीजिए अगर मैं इस कंट्रोल को ग्लूकोज टेस्ट के लिए यूज कर रहा हूं, तो कंट्रोल का वैल्यू चार्ट जब मैं देखूंगा तो ग्लूकोज की एक टारगेट वैल्यू भी उसके अंदर दी गई होगी और ग्लूकोज का एक रेंज भी उसके अंदर दिया गया होगा। तो ये टारगेट वैल्यू और ग्लूकोज हमेशा कंट्रोल के अंदर दिया गया होता है। जो रेंज होती है ग्लूकोज की, वो उसके टारगेट वैल्यू से प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर होती है। तो रेंज को डिसाइड करने का क्राइटेरिया ही ये होता है कि रेंज टारगेट वैल्यू से +2 SD होगी या -2 SD होगी। अभी ये टारगेट वैल्यू क्या होती है, SD का मतलब क्या होता है, +2 SD -2 SD, इसका मीनिंग क्या होता है, ये हम हमारे फ्यूचर के वीडियोस में ध्यान से और डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि जब भी हम कंट्रोल को यूज करेंगे, उसके वैल्यू चार्ट के अंदर उस पर्टिकुलर एनालाइट का एक टारगेट वैल्यू दिया गया होगा और एक रेंज दिया गया होगा, और रेंज +-2 SD का होगा। इसके अलावा जो भी रेंज होगा उस पर्टिकुलर एनालाइट का, वो रेंज उसी लॉट नंबर के लिए ही सत्य होगा। जैसे कि अगर मैंने कंट्रोल यूज किया एक पर्टिकुलर लॉट नंबर का, मान लीजिए 001 लॉट नंबर है, तो 001 लॉट नंबर में जो ग्लूकोज की वैल्यू दी गई होगी, मतलब कि ग्लूकोज की वैल्यू का टारगेट और ग्लूकोज की वैल्यू की रेंज, ये 001 के लिए ही सही है। जब मैं लॉट नंबर चेंज कर दूंगा और लॉट नंबर 002 यूज करूंगा, तो उसके अंदर ग्लूकोज की टारगेट वैल्यू और रेंज बदल जाएगी। तो जो भी वैल्यू ग्लूकोज की मैं देख रहा हूं, ये इसी पर्टिकुलर लॉट नंबर के लिए स्पेसिफिक है। सॉरी। इसके अलावा एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जब भी मैं कंट्रोल, अगर मान लीजिए कंट्रोल लायोफिलाइज्ड के रूप में है और मैंने उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करके उसको लिक्विड स्टेबल बनाया, तो क्या ये कंट्रोल तब तक चलेगा जब तक कि उसकी शेल्फ लाइफ है? आंसर इज नहीं। मान लीजिए लायोफिलाइज्ड के रूप में कंट्रोल की शेल्फ लाइफ 2 साल है, लेकिन जब मैं उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करूंगा और मैं उसको लिक्विड स्टेबल में कन्वर्ट करूंगा, तो उसकी शेल्फ लाइफ 2 साल की नहीं रहेगी। उसकी शेल्फ लाइफ हो सकता है कम होकर के 30 दिन की रह जाएगी। तो जो भी कंट्रोल की शेल्फ लाइफ है रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद, वो बदल जाती है, और ये हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। किस तरीके से हम कंट्रोल को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इसके कुछ टिप्स हैं जो कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कंट्रोल एक पाउडर के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसे हम लायोफिलाइज्ड कहते हैं, और इस लायोफिलाइज्ड कंट्रोल को हमें लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना होता है। उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं कि उसके अंदर हमें डिस्टिल वाटर को ऐड करना होता है। कितना डिस्टिल वाटर ऐड करना होता है, ये उस कंट्रोल के लेबल के ऊपर या फिर उसके पैक इंसर्ट में लिखा होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि कंट्रोल के लेबल पे लिखा है कि इसमें 5 ml डिस्टिल वाटर डालना है। पाउडर पहले से है, उसके अंदर हमें 5 ml का डिस्टिल वाटर डालना है। सॉरी। तो जब हम 5 ml की जगह 4 ml डिस्टिल वाटर डालेंगे, तो उसके एनालाइट की जो वैल्यूज है वो बदल जाएगी, और ये वो नहीं रहेगी जो उसमें प्रिंटेड है, ये कुछ और ही वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए हमें रिकॉन्स्टिट्यूट करते समय ये ध्यान देना है कि अगर लेबल पे लिखा है कि 5 ml डिस्टिल वाटर डालना है, तो हमें एग्जैक्ट 5 ml ही डिस्टिल वाटर डालना है। दूसरा, जब हम इसके अंदर डिस्टिल वाटर डाल देंगे, उसके बाद हमें इसे नंबर 8 के डायरेक्शन में मिक्स करना होता है, ताकि ये जो पाउडर है ये लिक्विड के साथ में यानी डिस्टिल वाटर के साथ में होमोजीनियसली मिक्स हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि लेबल पे या पैक इंसर्ट में ये लिखा होता है कि एक बार आपने 5 ml डिस्टिल वाटर ऐड किया, उसके बाद कम से कम आधा घंटा वेट करना है।
वो आधा घंटा वेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पाउडर को लिक्विड के साथ मिक्स होने के लिए टाइम लगता है। अगर हमने जैसे ही डिस्टिल वाटर ऐड कर दिया और तुरंत इसको यूज कर लिया टेस्टिंग के लिए, तो हमारी रेंज जो हमें मिलनी चाहिए थी एनालाइट की वो हमें नहीं मिलेगी। इसीलिए इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जब हमने 5 ml का लिक्विड बना दिया, तो क्या ये पूरा 5 ml एक साथ हम यूज कर सकते हैं? आंसर इज नहीं। सो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इस 5 ml के लिक्विड को मान लीजिए 50 माइक्रोलीटर के छोटे छोटे एपेंडॉफ ट्यूब में डिवाइड कर देना होता है, और ऐसे हमें 100 एपेंडॉफ ट्यूब्स मिल जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम 5 माइक्रोलीटर को, सॉरी 5 ml को 50 माइक्रोलीटर में डिवाइड करते हैं, इस प्रोसेस को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं एलिकोटिंग। तो जब हम 5 ml के कंट्रोल को 50 माइक्रोलीटर में एलिकोट कर देते हैं एपेंड ऑफ ट्यूब में, तब हम एपेंड ऑफ ट्यूब के ऊपर एक लेबल लगा देते हैं और उसमें डेट लिख लेते हैं कि इस तारीख को मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन किया था। सॉरी, इस तारीख को कहते हैं डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है, और इसे हम फ्रीज कर देते हैं -20 डिग्री के ऊपर फ्रीजर के अंदर। तो ये पूरे के पूरे जो 100 एपेंड ऑफ ट्यूब्स हैं, इसे हम -20 में फ्रीजर में डाल के स्टोर कर देते हैं। रोज हम जब भी इस एपेंड ऑफ को यूज करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टाइम पे एक एपेंड ऑफ ट्यूब को बाहर निकालेंगे, उसे रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, और वो लिक्विड को हम अपने डे टू डे टेस्ट में यूज करेंगे। अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत लिक्विड फिर भी बच जाता है, तो दोबारा हम उसे फ्रीजर में नहीं डाल सकते। ये लिक्विड हमारे लिए यूज एंड थ्रो लिक्विड हो जाएगा। तो हमने एक बार लिक्विड को थॉ किया, मतलब रूम टेम्परेचर पे लाया, उसको यूज किया, और बचे कुचे लिक्विड को फेंक दिया। इसके बाद हम एनालाइट की स्टेबिलिटी को भी ध्यान से स्टडी करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसके बाद सारे एनालाइट 30 डेज तक स्टेबल नहीं रहते हैं। सॉरी, हो सकता है कि कुछ एनालाइट 7 दिन तक या 10 दिन तक ही स्टेबल रहेंगे, यदि अगर हम उसे -20 पे स्टोर करेंगे तो कौन सा एनालाइट हमारे लिए पहले टेस्टिंग करना है, वो इस पर निर्भर करेगा कि कौन सा एनालाइट जल्दी डिग्रेड हो रहा है। ये सारी जानकारी हमें जानना बहुत जरूरी होता है बिफोर यूजिंग द कंट्रोल। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल के इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज को किस तरीके से पढ़ा जाता है? तो कंट्रोल के जो इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज है, या साधारण भाषा में कंट्रोल का जो पैक इंसर्ट है, उसको पढ़ने का 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहला ये है कि हमें ये देखना है कि पैक इंसर्ट का लॉट नंबर क्या है। पैक इंसर्ट के ऊपर भी लॉट नंबर लिखा होता है, और ये वही लॉट नंबर होना चाहिए जो हमारे कंट्रोल के लेबल के ऊपर लिखा होगा। क्योंकि हमने पहले देखा था कि जैसे ही लॉट नंबर बदलेगा, वैसे ही उस एनालाइट की वैल्यू भी बदल जाएगी। इसीलिए हमें यह ध्यान देना होता है कि उस इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज में या उस पैक इंसर्ट में कौन सा लॉट नंबर लिखा है। दूसरा, कई बार हमने ये देखा है कि जो पैक इंसर्ट होता है, उसमें जो भी एनालाइट की वैल्यू लिखी होती है, वो एनालाइट की वैल्यू एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए फिक्स होती है। मान लीजिए मैं अपनी लैब में बेकमैन कुल्टर का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं। तो जब मैं बेकमैन कुल्टर का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं, तो मुझे जो एनालाइट की वैल्यू देखनी है, वो बेकमैन कुल्टर वाले चार्ट में जाकर के देखनी है। लेकिन यदि अगर मैं कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं जो कि उस पर्टिकुलर पैक इंसर्ट में नहीं लिखा है, इन दैट केस मैं मीन ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट वाले चार्ट को जाकर के रेफर कर सकता हूं। सॉरी। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट वाले वैल्यू चार्ट को रेफर कर रहा हूं। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं जो मेथड से एनालाइट को एस्टिमेट कर रहा हूं, वो मेथड वैल्यू चार्ट के अंदर अलग से दिया गया होता है। मान लीजिए कि मैं अपनी लैब में
ग्लूकोज का एस्टिमेशन कर रहा हूं। तो जब मैं ग्लूकोज का एस्टिमेशन कर रहा हूं और मैं जीओडी पीओडी मेथड यूज कर रहा हूं तो मेरे लिए रेंज अलग हो जाएगी। और अगर मैं हेक्सोकाइनेज मेथड यूज कर रहा हूं तो मेरे लिए रेंज अलग हो जाएगी। सिमिलरली, अगर मैं क्रिएटिनिन का एस्टिमेशन कर रहा हूं, यदि अगर मैं आईएफसीसी मेथड यूज कर रहा हूं तो मेरे लिए रेंज अलग हो जाएगी। और मैं यदि अगर एंजाइमेटिक मेथड यूज कर रहा हूं तो मेरे लिए रेंज अलग हो जाएगी। तो जब भी मैं कंट्रोल के पैक इंसर्ट को पढ़ूंगा तो मुझे इन चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा कि वो सेम लॉट नंबर का वैल्यू चार्ट होना चाहिए। दूसरा, जो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रहा हूँ वही इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू चार्ट मुझे देखना है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू चार्ट नहीं है तो मैं मीन ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट वाले वैल्यू चार्ट में ही मुझे वैल्यूज देखनी है। तीसरा, कौन से मेथड को मुझे फॉलो करना है, ये वही मेथड होना चाहिए जो मैंने एक्चुअली खुद टेस्ट किया है। फ्रेंड्स, कंट्रोल का वैल्यू चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंट्रोल के वैल्यू चार्ट में सबसे ऊपर लॉट नंबर लिखा होता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये लॉट नंबर हमें मैच करना है कंट्रोल के लेबल के साथ में। यदि अगर दोनों में लॉट नंबर सेम है तो हम इस वैल्यू चार्ट या इस पैक इंसर्ट को रेफर कर सकते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमें ध्यान देनी है वो यहाँ पर ध्यान देनी है, जो कि इंफॉर्मेशन कहती है कि कंट्रोल को किस तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, कैसे उसे स्टोर करना है, कौन से पैरामीटर्स कितने दिन तक स्टेबल रहेंगे। वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी होती है। जैसे कि अगर मैं इसको लाइन को वन बाय वन पढूं और आपको एक्सप्लेन करूं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंड रेफ्रिजरेटेड। मतलब अगर मैं कंट्रोल को रिकॉन्स्टिट्यूट करूंगा और रेफ्रिजरेट करूंगा, सो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग and storing tightly capped at 2 to 8 degree, this product will be stable as follows. All analyte for 7 days except free T3, total acid phosphatase and prostatic acid phosphatase for 3 days। मतलब यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि यदि अगर मैं कंट्रोल को रिकॉन्स्टिट्यूट करूंगा डिस्टिल वाटर के साथ में और मैं उसे 2 to 8 डिग्री पे रखूंगा तो सारे पैरामीटर्स 7 दिन तक ही स्टेबल रहेंगे। मतलब जो वैल्यू उन एनालाइट की दी गई है वैल्यू चार्ट में, वो वैल्यू केवल 7 दिन तक ही स्टेबल है। लेकिन यदि अगर मैं फ्री T3 की बात करूं या प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेस की बात करूं या टोटल एसिड फॉस्फेटेस की बात करूं, ये तीन एनालाइट की वैल्यू केवल 3 दिन तक ही स्टेबल है। तो अगर मैं अपनी लैब में फ्री T3 का टेस्ट कर रहा हूं और मैं कंट्रोल यूज करना चाहता हूं तो मुझे डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन से 3 दिन के अंदर अंदर इस कंट्रोल को यूज कर देना है। सिमिलरली आगे पढ़ते हैं। When reconstituted and stored tightly capped between -10 to -20 डिग्रीज। मतलब यदि अगर मैं रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद इसे फ्रीज कर रहा हूं, देन ऑल एनालाइट 30 डेज, यानी सारे एनालाइट जो भी इस कंट्रोल में दिए गए हैं उन सारे एनालाइट की वैल्यू 30 दिन तक स्टेबल रहेगी, एक्सेप्ट टैब्रोमाइसिन टोब्रामाइसिन 20 डेज, फ्री T3 10 डेज। यानी इन दो एनालाइट की वैल्यू केवल 20 डेज या 10 डेज तक ही स्टेबल रहेगी। तो अगर मैं फ्री T3 करना चाहता हूं अपनी लैब में टेस्ट, तो मुझे इस कंट्रोल को अगर मैं -20 पे स्टोर करूंगा तो मुझे ये कंट्रोल विद इन 10 डेज के अंदर अंदर यूज करना होगा, क्योंकि 10 डेज के बाद में फ्री T3 की वैल्यूज बदल जाएगी। इसीलिए ये इंफॉर्मेशन को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके आगे यहां पर यह भी लिखा है कि वंस थॉड डू नॉट रीफ्रीज दिस प्रोडक्ट। मतलब कि अगर आपने एक बार इसे थॉ कर दिया, मतलब -20 से आप रूम टेम्परेचर पे लेके आ गए, उसके बाद आप इसे दोबारा -20 पे नहीं रख सकते। जो कुछ भी बचा कुचा लिक्विड होगा उसे आपको फेंक देना है। दिस प्रोडक्ट इज शिप्ड अंडर रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस।
मतलब कि इस कंट्रोल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, इसे पढ़ना और समझना क्यों हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अगर हम आगे के पेजेस को देखेंगे तो कंट्रोल में आप उसके पैक इंसर्ट में देखेंगे तो कई सारे एनालाइट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसका ये मतलब है कि यदि अगर हम ये वाला कंट्रोल यूज करेंगे तो उसमें इन सारे पैरामीटर्स की वैल्यू हमें मिलेगी। तो यदि अगर हम कोई भी पैरामीटर जांचना चाहते हैं जो यहाँ पर नहीं मेंशन्ड है, तो हम ये वाले कंट्रोल को नहीं यूज कर सकते हैं। हमें वो वाला कंट्रोल खरीदना होगा जिसमें उस एनालाइट की वैल्यू मेंशन की गई है। फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं वैल्यू चार्ट। तो वैल्यू चार्ट का मतलब क्या होता है? सो एग्जाम्पल के तौर पे, आई होप आप ये देख पा रहे होंगे कि यहां पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एल्बुमिन लिखा हुआ है। सो एल्बुमिन के आगे उसकी यूनिट लिखी हुई है ग्राम पर डेसिलीटर, और उस ग्राम पर डेसिलीटर के आगे एक टेबल बना हुआ है जहां पर लिखा हुआ है मीन, और उसके आगे लिखी हुई है रेंज। तो एल्बुमिन की मीन है 3.9। ये जो मीन है, इसे हम कई बार साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं टारगेट वैल्यू। और उसके आगे जो ये रेंज लिखी हुई है 2.4 से 5.4, तो 2.4 से 5.4 है उसकी प्लस माइनस 2 SD की वैल्यू, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में रेंज भी कहते हैं। सो कई बार जब भी हम इस पैक इंसर्ट को यूज करेंगे, तो यूज करने के दौरान हमें यह ध्यान देना होगा कि एल्बुमिन की वैल्यू, टारगेट वैल्यू क्या है और उसकी रेंज क्या है। यदि हम इस कंट्रोल को यूज कर रहे हैं और हमें एल्बुमिन की वैल्यू 2.4 से 5.4 के बीच में आ रही है, दैट मीन्स हमने उस दिन पे जो भी पेशेंट सैंपल के अंदर एल्बुमिन टेस्ट किया था उसमें हमने कोई गलती नहीं करी थी। इस तरीके से हम कंट्रोल्स को यूज करते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली है। यदि अगर ये वैल्यूज किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए स्पेसिफिक होती, तो यहां पर इंस्ट्रूमेंट का नाम भी लिखा होता। अब क्योंकि ये वैल्यू किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए यहां पर उस इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं लिखा है। दैट मीन्स इट इज मीन ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस तरीके से हम कंट्रोल की वैल्यूज को पता लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि मैंने पहले एली कोटिंग का काम किया था, तो एली कोटिंग के अंदर मैंने क्या किया था कि मैंने 5 ml का कंट्रोल रिकॉन्स्टिट्यूट किया और उसे 50 माइक्रोलीटर के 100 एलिकोट्स में डिवाइड कर दिया था। मैं क्या करूंगा, मान लीजिए ये काम मैंने मंडे को किया। अब मैं ट्यूसडे के दिन पे वापस से लेबोरेटरी में आया। मैंने क्या किया, ट्यूसडे के दिन पे मैंने एक एपेंड ऑफ ट्यूब बाहर निकाली, उसे रूम टेम्परेचर पे लाया, थॉ किया, और उसके अंदर मैंने मान लीजिए ग्लूकोज का टेस्ट किया। अब ग्लूकोज की जो भी मेरी वैल्यू आई उसे मैंने कहीं पे लिख लिया। यही काम मैं वेडनेसडे को भी वापस आया लैब में, मैंने फिर से फ्रेश एक ट्यूब, एपेंड ऑफ ट्यूब को रूम टेम्परेचर पे लाया, उसमें ग्लूकोज टेस्ट किया, उसकी वैल्यू को लिख दिया कहीं। फिर थर्सडे को भी यही काम किया, फ्राइडे को भी यही काम किया, और ये काम लगातार मैंने 1 महीने तक किया। तो जो भी वैल्यू मुझे आई 1 महीने तक, उस वैल्यू को मैं एक ग्राफ में प्लॉट कर देता हूं। तो ये ग्राफ मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहां पर जो सेंटर की लाइन है, मान लीजिए ये सेंटर की लाइन है 252.3 वाली, ये है मेरी मीन, जो कि मुझे कंट्रोल के वैल्यू चार्ट में पता है पहले से। इसकी वैल्यू है मीन या टारगेट वैल्यू। 262 है मेरा +1 SD, 271.6 है +2 SD। ठीक उसी तरीके से 242.7 है मेरा -1 SD, और 233 है -2 SD। ये +1 SD +2 SD ये सब क्या होता है, ये हम फ्यूचर में सीखेंगे। लेकिन रेंज कैलकुलेट होती है ±2 SD से। तो यदि अगर मेरी टारगेट वैल्यू या मीन है 252.3, तो मेरी रेंज हो जाएगी 233 से लगा के 271.6। तो मैं क्या करूंगा,
रोज मुझे जो भी ग्लूकोज की वैल्यू आई वो मैं यहाँ पर प्लॉट करूंगा। तो मान लीजिए ट्यूसडे वाली ग्लूकोज की वैल्यू मैंने यहाँ प्लॉट करी, वेडनेसडे वाली यहाँ करी, थर्सडे वाली यहाँ करी, फ्राइडे यहाँ करी। इस तरीके से मैंने सारी ग्लूकोज की वैल्यू प्लॉट करी। तो प्लॉट करते करते मुझे ये पता चला कि 15 दिन तक तो मेरी ग्लूकोज की वैल्यूज रेंज में ही आ रही थी, +- 2 SD वाली रेंज में आ रही थी। लेकिन 16वें दिन पे जाकर के वैल्यू +2 SD के बाहर चली गई। तो इसका ये मतलब है कि कुछ तो टेस्ट लगाने के दौरान मुझसे गलती हुई है। या तो रिएजेंट खराब हो गया, या मैंने टेस्ट ठीक तरीके से नहीं लगाया, या कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो जो भी गड़बड़ हुई है मुझे ध्यान देना होगा उसमें। तो 16वें दिन के अंदर जो भी मैंने ग्लूकोज की वैल्यू पेशेंट की रिपोर्ट करी है उसके ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता। ठीक उसी तरीके से इस ग्राफ को यूज करके मैं एक तरह का पैटर्न भी देख सकता हूं। मान लीजिए कि डे 1 पे ग्लूकोज की वैल्यू +- 1 SD के अंदर आ रही थी। धीरे 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 ग्लूकोज की वैल्यू बढ़ती गई और +2 SD के बाहर चली गई। तो ये एक मुझे पैटर्न दिखाई दिया। या इसके बिल्कुल विपरीत, डे 1 पे ग्लूकोज की वैल्यू -1 SD के अंदर आ रही थी। धीरे 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 जैसे जैसे दिन बढ़े वैसे ग्लूकोज की वैल्यू -2 SD से बाहर चली गई। तो ये पैटर्न भी मैं समझ सकता हूं इस तरह के ग्राफ से। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है इसे हम लेवी जेनिंग्स ग्राफ भी कहते हैं, या इसे लेवी जेनिंग्स कर्व भी कहते हैं। तो लेवी जेनिंग्स ग्राफ हमें ये पता लगाने में मदद करता है कि हम जो भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उस दिन पे, क्या वो टेस्ट हमने ठीक तरीके से रन किया, क्या मेरा रिएजेंट ठीक तरीके से काम कर रहा था, क्या मेरा इंस्ट्रूमेंट ठीक तरीके से काम कर रहा था। यदि अगर तीनों चीजें सही चल रही थी तब ग्लूकोज की वैल्यू रेंज में आएगी। और उसके साथ साथ में मैंने जो भी पेशेंट के वैल्यूज रिपोर्ट करी थी वो सारी रिपोर्ट के ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूं। तो लेवी जेनिंग्स कर्व एक तरह का टूल है जिसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, पता लगाने के लिए कि क्या अगर एरर हुई तो क्या वो ऑपरेटर से हुई, या रिएजेंट से हुई, या इंस्ट्रूमेंट से हुई, या और किसी कारण से हुई। अगर सब कुछ ठीक है तो वैल्यूज भी रेंज में ही मिलेगी मुझे। फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो में आपको ये सब क्लियर हुआ होगा कि कंट्रोल क्या होता है, कैलिब्रेटर क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, कंट्रोल के कितने टाइप्स होते हैं, आईएफयू को कैसे रीड किया जाता है, और लेवी जेनिंग्स कर्व क्या होता है। यदि आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे लिख करके हमें बताइए। इससे हमारे फ्यूचर के वीडियोस और अच्छे तरीके से बनेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।